नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग आपकी भी एक तरह से परीक्षा है। और आपकी परीक्षा यह है कि आज आप सबसे पहले राहुल गांधी के भारत को तोड़ने वाले बयान सुनना चाहेंगे या आप भारत को एक बीमारी से बचाने वाली खबर देखना चाहेंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको उस फ्लू के बारे में बताना चाहते हैं जो सर्दी, जुकाम और खांसी के रूप में इन दिनों भारत के हर घर और परिवार में फैला हुआ है। हो सकता है आपके परिवार में भी हो। वैसे तो भारत में मौसम के हिसाब से इस तरह के फ्लू और खांसी बुखार पूरे साल चलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ये फ्लू पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ठीक होने में भी बहुत लंबा समय ले रहा है। यहां तक कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन और आईसीयू में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ गई। ये फ्लू काफी हद तक कोविड से मिलता जुलता है और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को इस फ्लू से बचाना चाहते हैं तो आज का विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। इस फ्लू को आप कोविड का छोटा भाई कह सकते हैं। इसके बाद हम आपको ब्रिटेन में दिए गए राहुल गांधी के उन बयानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की राजनीति में आग लगा दी है। राहुल गांधी ने अपने नए बयान में कहा है कि भारत में तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। इसे आप राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा का भाग 2 भी कह सकते हैं, जिसका आज हम आपके लिए एक नया विश्लेषण करेंगे। और आखिर में होली के मौके पर हम आपके लिए रंगों से भरा एक विश्लेषण करेंगे। कहने को तो हमारे शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आज आपको इस विश्लेषण में होली के बहुत सारे रंग दिखाई देंगे। इस वायरस को आप एक तरह की बीमारी या फ्लू कह सकते हैं जो आरएनए वायरस की वजह से होती है। आम भाषा में कहें तो मौसम बदलने पर जब लोगों को सर्दी, जुकाम होता है, बुखार होता है, तो इसके पीछे ये इन्फ्लुएंजा वायरस को ही असली वजह माना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। फिलहाल देश में लोगों को जो फ्लू हो रहा है वो ए श्रेणी के वायरस का एक सब टाइप है। सब टाइप को आप किसी वायरस का नया वेरिएंट भी कह सकते हैं। जैसे कोविड के अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट हैं, वैसे ही इस सब टाइप वायरस का नाम है H3N2। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप समझ लीजिए, H3N2 वेरिएंट है और ये लोगों को वैसे ही संक्रमित और बीमार कर रहा है जैसे कोविड का वायरस करता है। और इस फ्लू में कई खतरनाक लक्षण भी वायरस इसमें जो दिख रहे हैं वो कोविड के वायरस जैसे ही है। जैसे इससे संक्रमित होने पर लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, लगातार कई दिनों तक खांसी रहती है और इस दौरान आपका गला भी बैठ जाता है जिससे आवाज नहीं निकलती। 5 से 8 दिनों तक लगातार बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और बहुत सारे मरीजों ने यह भी बताया कि जब से उन्हें यह इंफेक्शन हुआ है तब से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में है। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि ये वायरस आपको शरीर से भी तोड़ रहा है और आपको मन और मस्तिष्क से भी बीमार कर रहा है और इसकी वजह से लोगों के होंठ और चेहरे कई बार नीले पड़ जाते हैं और डिहाइड्रेशन के साथ फेफड़ों में तकलीफ बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोविड में होता था। और अभी बहुत सारे मामलों में लोगों को इस फ्लू की वजह से अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों की तबीयत काफी खराब हो गई, बहुत सारे लोगों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी। ये वायरस कई दिनों तक आपके शरीर में रहता है जिसकी वजह से ऐसी तमाम पुरानी बीमारियां जो आपके शरीर में पहले थीं वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और वो बीमारियां जिन्हें आप पहले से नियंत्रित कर चुके होते हैं वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। यानी ये फ्लू आपको नहीं मारेगा बल्कि वो जो पुरानी बीमारियां आपके शरीर में हैं वो आपको मारेंगी। और दूसरा, ये वायरस भी कोविड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस समय ये वायरस कम्युनिटी स्टेज में है। यानी आप ये मान लीजिए कि जहां भीड़ है वहां ये वायरस है, पूरे समाज में ये वायरस फैल चुका है, पूरी कम्युनिटी में ये वायरस फैल चुका है और इस वायरस के फैलने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है और बहुत तेज है। इससे बचना है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर रखिए। फ्लू होने पर खुद को दूसरे लोगों से अलग रखिए, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अपने हाथों को नियमित रूप से बार बार धोइए और सबसे अहम,
आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, यानी डॉक्टर की तरह अपने आप अपना उपचार नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। आईसीएमआर ने कहा है कि इस फ्लू में डॉक्टरों को तब तक अपने मरीजों को एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं देनी चाहिए जब तक उन्हें इनकी जरूरत ना हो, क्योंकि इससे मरीजों को गंभीर बीमारी में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस वायरस को कोविड जैसा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इसमें अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में से 86% को खांसी के दौरे पड़ रहे हैं, 27% यानी लगभग 1/4 मरीजों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और 10% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है और 7% मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। यह सब हो रहा है इस फ्लू की वजह से जिसका नाम है H3N2। बहुत खतरनाक फ्लू है। पहली बात यह कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। देश की सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। दूसरा, उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। और तीसरी बात, उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी LAC विवाद की तुलना रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से की है। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिस पर कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम देश भी इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इनमें इजिप्ट के अलावा बहरीन, सीरिया, सऊदी अरब और UAE जैसे देश प्रमुख हैं और ऑस्ट्रिया और रशिया में भी मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जबकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो इस समय दुनिया के 40 देशों में सक्रिय है और किसी भी देश में इस संगठन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को कई देशों में आतंकवादी घोषित किया गया है, जबकि आरएसएस के दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। और स्वयंसेवक का अर्थ आप समझिए, स्वयंसेवक। क्या आपने कभी सुना है कि आरएसएस के किसी स्वयंसेवक ने कोई आतंकवादी हमला किया हो? लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी ऐसी कई घटनाओं में शामिल हो चुके हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड सिर्फ इस्लाम की बात करता है और इस्लामिक कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार करता है, जबकि आरएसएस को कट्टर हिंदूवादी संगठन बताया जाता है। और यह बात अक्सर कही जाती है कि संगठन में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और यह मुस्लिम विरोधी है। यह बात भी पूरी तरह गलत है और उसका मैं कारण आपको बताता हूं। तो असल में राहुल गांधी को यह देखना चाहिए कि उनकी पार्टी को वोट क्यों नहीं मिल रहे, उनकी पार्टी एक एक करके राज्यों में चुनाव हार क्यों रही है, उनकी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ वहां पर कोई सफलता क्यों नहीं मिली। उन्हें यह देखना चाहिए कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि वो बीजेपी में या आरएसएस में कमियां ढूंढे, बजाय इसके कि वो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी के साथ जाकर मिल गया है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि संवैधानिक संस्था जो हैं उन पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। उन्हें अपना आकलन करना चाहिए, अपनी पार्टी का आकलन करना चाहिए, उससे उन्हें कहीं ज्यादा फायदा होगा। इस समय वो आकलन कर रहे हैं दूसरी पार्टियों का। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में विपक्षी सांसदों को संसद में बोलने की आजादी नहीं है और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई के दौरान अक्सर उपस्थित रहते ही नहीं है और उनकी गिनती ऐसे सांसदों में होती है जो लोकसभा में सबसे कम सवाल पूछते हैं। यानी राहुल गांधी राजनीति पूरी करते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में एक सांसद के तौर पर बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर मर चुका है तो उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया है? और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है भारत का संसद, भारत की संसद। और संसद में राहुल गांधी का कितना योगदान है, संसद में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, लोकसभा में वो कितना आते हैं, ये आज हम आपके लिए पूरा डेटा लेकर आए हैं। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति यानी लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि स्कूल में या कॉलेज में जब आप लोग पढ़ते हैं या हम सब जब पढ़ते थे तो अगर कोई छात्र ऐसा आपकी क्लास में हो जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है तो ऐसे छात्रों को आप क्या कहते हैं? कॉलेज में अगर कोई ऐसा छात्र हो जिसकी क्लास में अटेंडेंस सिर्फ 52% हो तो ऐसे छात्र को आप क्या कहते हैं? उसके बाद आप काम करने के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, दफ्तर में। आपके दफ्तर में अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है तो ऐसे कर्मचारी को आप क्या कहते हैं? शायद उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। अगर आप
अपनी कोई प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और आपका कोई कर्मचारी सिर्फ 52% अटेंडेंस के साथ आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या आप ऐसे कर्मचारी को अपनी कंपनी में रखेंगे? आप ऐसे कर्मचारी को अपनी टीम में रखेंगे, स्थान देंगे जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% हो? इसका मतलब यह है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच 4 साल हो चुके हैं इस लोकसभा को बने। 4 साल में अगर 100 दिन लोकसभा की कार्यवाही हुई तो इस दौरान राहुल गांधी 100 में से सिर्फ 52 दिन संसद में उपस्थित रहे हैं और बाकी के दिन वो आए ही नहीं। और उनकी अटेंडेंस राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भी बहुत कम है। भारत का औसतन एक सांसद लोकसभा में कार्रवाई के दौरान औसतन 79% दिन उपस्थित रहता है। यह आपको मैं औसत बता रहा हूं, एवरेज। भारत में लोकसभा में एक सांसद औसतन 79% दिन उपस्थित रहता है, जबकि जिस केरल राज्य से राहुल गांधी सांसद हैं वहां के सांसदों का भी एवरेज अटेंडेंस 84% है, 84%। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 52% है। और यहां बात सिर्फ लोकसभा में अनुपस्थित रहने की ही नहीं है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में यह आरोप भी लगाया कि जब वो भारत की संसद में सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सच यह है कि राहुल गांधी देश के उन गिने चुने सांसदों में से एक हैं जो मौका होते हुए भी सवाल कभी नहीं पूछते और लोकसभा में मौजूद भी कभी नहीं रहते। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे और देश में यूपीए की सरकार थी, तब राहुल गांधी ने 5 वर्षों में संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा था। 2014 से 2019 के बीच जब मौजूदा सरकार का पहला कार्यकाल था, मतलब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, तब भी राहुल गांधी ने पूरे 5 वर्षों में एक भी सवाल नहीं पूछा। जबकि यह वो दौर था जब देश में हर सांसद ने लोकसभा में औसतन 293 सवाल पूछे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्या राहुल गांधी को सवाल पूछने से किसी ने रोका था? उनकी अपनी पार्टी के सांसद लगातार सवाल। अब आपको वो 5 बातें बताते हैं जो इस बार की होली की खासियत है। पहली बात तो ये कि इस बार की होली आपको 3 बातें सिखाती है। पहली बात ये, इस बार होली के मौके पर आपको रंगों से नहीं बल्कि रंग बदलने वालों से सावधान रहना है। तो रंगों से सावधान नहीं, रंग बदलने वालों से बचिए। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास पॉजिटिविटी का कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आपके मन और मस्तिष्क पर लगे नेगेटिविटी के दाग आपको बीमार बना सकते हैं। अगली बात यह कि जीवन में रंगों का महत्व भी समय के हिसाब से तय होता है। इसलिए कहा गया है कि समय समय की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग है। इसलिए रंग को दाग में बदलते देर नहीं लगती, हमेशा याद रखिएगा।